वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है, मगर इसके साइज पर मत जाना क्योंकि ये छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है। चाहे आप धार्मिक व्यक्ति या फिर क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हो या ना हो, इस जगह की हिस्ट्री और इस जगह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। मगर ये वीडियो वेटिकन सिटी के बारे में नहीं है। जिस यंत्र या फिर डिवाइस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका रिलेशन वेटिकन सिटी से है। वेटिकन सिटी में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं। ये जगह शहर के नीचे छुपा हुआ एक किला है। यहाँ पे आम लोगों का जाना मना है। इस जगह की सिक्योरिटी बहुत ही हाईटेक है, जिसे आर्म्ड गार्ड्स द्वारा प्रोटेक्शन दिया जाता है। अंडरग्राउंड में छुपी इन मजबूत दीवारों के अंदर एक गुप्त संग्रहालय है, यानी कि सीक्रेट आर्काइव्स, जो कि कई सारे कमरों में रखा गया है, जिन्हें आप वॉल्ट्स भी कह सकते हो। ये सारे वॉल्ट्स क्लाइमेट कंट्रोल्ड है ताकि वहाँ के रखे गए सामान को सही तरीके से प्रिजर्व किया जा सके। उन वॉल्ट्स में कई सारी सेल्स मिलेंगे जिसमें पुराने टेक्स्ट, किताबें, रेलिक्स और पुराने आर्टिफैक्ट्स को प्रिजर्व किया गया है, वो भी कई सदियों से वेटिकन चर्च के द्वारा। कहा जाता है कि वेटिकन सिटी के कई सारे सीक्रेट्स हैं, मगर उनमें भी एक ऐसा टॉप सीक्रेट डिवाइस है जिसे चर्च किसी भी हाल में लोगों के सामने आने नहीं देना चाहता। द क्रोनोवाइजर इस संग्रहालय में छुपा हुआ है। क्रोनोवाइजर एक ऐसा डिवाइस या फिर उपकरण है जिसकी मदद से एक व्यक्ति पास्ट में हुए किसी भी इवेंट को देख सकता है या फिर पास्ट में हुए किसी भी समय या फिर किसी भी दिन को देख सकता है। कई सालों तक क्रोनोवाइजर के अस्तित्व को एक अफवाह माना जाता था। उसके होने का कोई सबूत नहीं मिला था, मगर एक बुक रिलीज किया जाता है एक वेटिकन के प्रीस्ट के द्वारा। उसके बाद सब बदल गया। पेलेग्रिनो अर्नेटी एक रोमन कैथोलिक प्रीस्ट होने के साथ साथ एक फिजिसिस्ट भी थे। वो कई सारी भाषाएं बोल लेते थे। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स और म्यूजिक का भी नॉलेज था। ये बस एक सहयोग था या फिर उनकी किस्मत। उनकी मुलाकात होती है फ्रांस की एक पादरी से वेनिस के एक फेरी राइड में, जहाँ पे उनकी बातें होती है हिस्ट्री के बारे में, भाषाओं के बारे में और साइंस के बारे में। जब वो दोनों बाइबल के अलग अलग व्याख्या या फिर इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करने लगते हैं, तब अर्नेटे रुक कर कहते हैं कि बाइबल को इंटरप्रिटेशन करने जैसा कुछ नहीं है। उनके मुताबिक बाइबल में घटित सारी घटनाएं सत्य है और उन्हें अपनी आंखों से देखा जा सकता है। पास्ट में हुई घटनाओं को देखना संभव है। जिसे सुनने के बाद ब्रून को लगता है कि वो बस मजाक कर रहे हैं, मगर अर्नेटी बिल्कुल सीरियस थे। अर्नेटी दावा करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा डिवाइस में काम किया है जो कि वेटिकन के टॉप सीक्रेट आर्काइव यानी कि संग्रहालय में छुपा हुआ है। एक ऐसा डिवाइस जिसकी मदद से उसका चालक पास्ट में हुए किसी भी समय या फिर किसी भी वक्त को देख सकता है। इसे एक तरह का टाइम मशीन भी कहा जा सकता है। इस डिवाइस की मदद से किसी व्यक्ति को वक्त में पीछे तो नहीं भेजा जा सकता, मगर इसे इस तरह से प्रोग्राम किया जा सकता है कि पास्ट में हुए घटनाओं को एक स्क्रीन के माध्यम से देखा जा सकता है, किसी टेलीविजन की तरह। फ्रैंकोइस ब्रून को ये सुनकर बहुत ही बड़ा झटका लगता है। उन्हें ये लगता है कि कोई इतना समझदार होने के बावजूद भी ऐसी बातें कैसे कर सकता है। अर्नेटी ने कई सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को अपनी आंखों से देखने का दावा किया, मगर ब्रून को बाइबल में घटित घटनाओं की सच्चाई जानने में ज़्यादा उत्सुकता थी। अर्नेटी ने दावा किया कि बाइबल में जो भी लिखा गया है वो सब सच है। वो क्रोनोवाइजर के माध्यम से जीसस के आखिरी दिनों को देखने का दावा करता है, उसके क्रूसिफिकेशन के दिन तक। ब्रून को अब तक अर्नेटी के बातों पे भरोसा नहीं था। उन्हें शक हो रहा था क्योंकि भले ही अर्नेटी बहुत ही इंटेलिजेंट और टैलेंटेड है, मगर फिर भी वो ऐसा डिवाइस खुद से नहीं बना सकते। तब अर्नेटी इस बात का ये जवाब देते हैं कि क्रोनोवाइजर उन्होंने खुद से नहीं बनाया है। 12 साइंटिस्टों की टीम से मिलकर ये डिवाइस का आविष्कार हुआ है, जिनमें से वो सिर्फ 2 साइंटिस्टों का नाम लेते हैं। पहले साइंटिस्ट का नाम एनरिको फर्मी, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। उन्हें फर्मीज पैराडॉक्स के लिए जाना जाता है और न्यूक्लियर रिएक्टर के आविष्कार के लिए भी जाना जाता है। और दूसरे साइंटिस्ट थे वर्नर वॉन ब्रॉन, जो कि पहले नाजी साइंटिस्ट हुआ करते थे, मगर बाद में नासा के डायरेक्टर बन गए। अर्नेटी का कहना था कि लाइट और साउंड एक प्रकार की एनर्जी है और एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता मगर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उसका अस्तित्व हमेशा के लिए रह जाता है। उनकी टीम ने यह डिस्कवर किया कि कुछ एंटीनास की मदद से क्रोनोवाइजर उस बची हुई एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट या फिर ट्रैक कर सकता है और उस एनर्जी को ट्रांसलेट या फिर अनुवाद कर साउंड और छवि में बदल सकता है। क्रोनोवाइजर का चालक डेट या फिर समय को अपने हिसाब से चुन सकता है। उसके बाद वो दृश्य पुनर्निर्मित होता है, जिसे एक कैथोड रे ट्यूब में देखा जाता है। ये सुनने के बाद फ्रैंकोइस ब्रून बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं और ये पूछने लगते हैं कि उस डिवाइस का क्या हुआ। अर्नेटी कहते हैं कि जब उनकी टीम ये आविष्कार लेकर चर्च के पोप के पास जाते हैं, तब सब ये रियलाइज़ कर पाते हैं कि क्रोनोवाइजर की मदद से कोई भी लोकेशन या फिर टाइम को देखा जा सकता था, जिस कारण से आसानी से इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी किसी वेपन की तरह।
जिससे लोगों के पर्सनल सीक्रेट्स जैसे कि किसी देश के प्राइम मिनिस्टर का या फिर प्रेसिडेंट के सीक्रेट्स या फिर स्टेट या फिर देश के सीक्रेट्स और उनके जासूसों को रिवील किया जा सकता है और उन्हें ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। वेटिकन सिटी के चर्च के पोप ने उस मशीन को डिसमेंटल करवा दिया और उसके बारे में बात करने से किसी को भी मना कर दिया गया। अर्नेटी ब्रून से कहता है कि लगभग 10 साल बीत चुके हैं। उसके बाद ये पहली बार है कि वो कोरोना वायरस का जिक्र किसी से कर रहे हैं। ब्रून इस बात से सहमत होते हैं कि ऐसी अनोखी मशीन किसी की भी हाथों में बहुत ही खतरनाक वेपन बन सकता है और अगर ये गलत हाथों में पड़ जाए तो तबाही ला सकता है। तो बेस्ट यही है कि ऐसी टेक्नोलॉजी किसी के हाथ ना लगे। ब्रून अब भी अर्नेटी की बातों से 100% कन्विंस्ड नहीं थे। वो अर्नेटी को कह देते हैं कि ये दुखद बात है कि उस मशीन का अस्तित्व का कोई प्रूफ नहीं है। फिर अर्नेटी कहते हैं कि उसके पास प्रूफ भी है। 1972 में इटालियन मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश होता है। उस आर्टिकल का हेडलाइन ये था कि एक ऐसा मशीन जो कि पास्ट का फोटोग्राफ ले सकता है, उसकी खोज हो चुकी है। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि चर्च ने उस मशीन को डिसमेंटल नहीं किया है, मगर लोगों को नज़र में रखने के लिए उस मशीन का इस्तेमाल करता है या फिर उन्हें कंट्रोल में रखने के लिए। कुछ समय बाद कोरोना वायरस से रिलेटेड कई सारे फोटोज़ लीक होते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे कोरोना वायरस द्वारा लिया गया है, जिसमें से एक ये फ़ोटो है जिसे अर्नेटी कहते हैं कि ये उन्होंने खुद लिया है। अर्नेटी दावा करते हैं कि उन्होंने जीसस का क्रूसिफिकेशन देखा है। एक और फोटो लीक होता है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जीसस अपनी फॉलोअर से बातें कर रहे हैं और कई सारी फोटोज कोरोना वायरस से रिलेटेड लीक किया जाता है जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस का अस्तित्व सच में है। मगर इसके बाद फिर से कोरोना वायरस अंधेरे में गायब हो जाता है। मगर साल 2002 में फ्रैंकोइस ब्रून एक बुक लॉन्च करते हैं, द न्यू मिस्ट्री ऑफ वैटिकन, जिसमें कोरोना वायरस के बारे में विस्तार से जानकारी दिया गया है। बुक में उस मशीन का ब्लूप्रिंट्स भी दिया गया था। फादर अर्नेटी की मृत्यु 1994 को हुई, मगर मरने तक या फिर अपने जीवन के आखिर तक वो कसम खाते रहे कि कोरोना वायरस सच में एग्जिस्ट करता है। फ्रैंकोइस ब्रून की मृत्यु साल 2019 में हुई और उनका भी ये मानना था कि कोरोना वायरस अब भी एग्जिस्ट करता है। दो ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत ही रेप्यूटेड थे, जिन्हें लोग बहुत ही माना करते थे, वो अपनी मृत्यु के आखिरी वक्त तक कहते रहे कि कोरोना वायरस एग्जिस्ट करता है। मगर वेटिकन का कहना है कि ये सब बस सिर्फ एक अफवाह है। तो फिर सच्चाई क्या है? कोरोना वायरस की कहानी में बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिनका ऑलरेडी पर्दाफाश हो चुका है। मगर अजीब बात तो ये है कि दो वे ऐसे व्यक्ति जिन्हें लोग बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, वो अपने रेपुटेशन को दाव पे लगा के ऐसी अजीब बातें क्यों करेंगे, या फिर ऐसे रूमर्स या फिर अफवाह फैला के उन्हें क्या मिलेगा, इसमें उनका क्या फ़ायदा। मगर कोरोना वायरस की कहानी में कई सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। जो भी व्यक्ति कोरोना वायरस के अस्तित्व को कंफर्म कर सकता था, उनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। कोरोना वायरस की कहानी के बाहर आने से पहले ही एनरिको फर्मे की मृत्यु हो चुकी थी। वॉन ब्राउन जो कि जिंदा थे, वो भी इसके बारे में कभी जिक्र नहीं करते। मगर जो फ़ोटो लीक्स थी जिसका रिलेशन कोरोना वायरस से था, ये पता चलता है कि वो भी फेक थे। क्रूसिफिकेशन फ़ोटो जिसे अर्नेटी दावा करता है कि उन्होंने खुद से लिया है, पता चलता है कि वो एक चर्च के स्टैचू का फ़ोटो है। बाकी दूसरी लीक फ़ोटोज़ जो कि अर्नेटी द्वारा नहीं ली गई थी, उसके बारे में भी ये पता चलता है कि वो भी असली नहीं है। जैसे कि ये वाली फ़ोटो एक जर्मन आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई है, जिसे 1900 के समय में पेंट किया गया था। इस फोटो को भी कोरोना वायरस से अटैच करके देखा गया, मगर ये फोटोग्राफ भी एक पेंटिंग की थी जिसे लगभग 1898 में बनाया गया था। लोग ये कहने लगे कि अर्नेटी ने इस अफवाह को बस इसीलिए फैलाया ताकि लोग चर्च की तरफ आकर्षित हो। अजीब बात तो ये है कि चर्च ने कहा था कि कोरोना वायरस बस एक अफवाह है, ये सच नहीं। मगर 1988 में चर्च के द्वारा एक डिक्री या फिर हुक्मनामा पेश किया जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि जो भी कोरोना वायरस जैसे मशीन यूज़ करते हुए पकड़ा जाए, उसे उसी वक्त चर्च के द्वारा एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाएगा। अजीब बात तो ये थी कि अगर कोरोना वायरस सच में फेक था तो उन्हें ऐसा स्टेटमेंट देने की क्या ज़रूरत थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर ऐसे टेक्नोलॉजी सच में एग्जिस्ट करती है तो उसका परिणाम अच्छा हुआ या बुरा, और पास्ट में हुआ आप कौन से इवेंट देखना चाहोगे? कोरोना वायरस से कई सारे मिस्ट्रीज भी सॉल्व की जा सकती है और कई सारी सच्चाई भी सामने आ सकती है। कोरोना वायरस के माध्यम से आप सिर्फ क्रिश्चियनिटी ही नहीं, कई सारे रिलीजन की ऑरिजिन देख सकते हो, कई सारे सिविलाइजेशन की हिस्ट्री देख सकते हो, जैसे कि इंडस वैली और वो सब क्यों गायब हो गई। कहा जाता है कि हिस्ट्री हमेशा पावरफुल लोगों के द्वारा लिखी जाती है। हो सकता है कि कोरोना वायरस के कारण पूरी हिस्ट्री ही बदल जाए, जिस कारण ऐसे लोग कोरोना वायरस की पावर को किसी के सामने आना नहीं देना चाहते। दोस्तों, कोरोना वायरस की ये स्टोरी मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, जिस कारण मैंने कई सारी डिटेल्स स्किप कर दी है, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं श्योर हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस को भी ज़रूर चेकआउट करना। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग मेंटल मास्टरबेशन।